नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संविधान दिवस की। देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। तब से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव ना हो। कर्तव्यों की बात भी संविधान में कही गई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका उल्लेख संविधान में है। उस दिशा में सरकारों ने कदम भी बढ़ा है, संसद ने कानून भी बनाए, लेकिन क्या वो कानून जमीन पर उतरे? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज हम इस कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव जी से। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देश रतन निगम जी। देश रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर जी मैं एक ऐसे मुद्दे से करूंगा जिसका जिक्र आजादी के बाद से होता रहा है। वो मुद्दा है समान नागरिक संहिता का। और इस मुद्दे का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस पर सवाल उठते हैं। संविधान में उल्लेख है और आपकी पार्टी और आपकी सरकार के गृह मंत्री इसका उल्लेख कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ड्राफ्टिंग कमेटी ने और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सोच विचार 2 साल की चर्चा, यानी कभी भी अध्ययन करना है तो वो देखना चाहिए जी। और वो इतनी चर्चा की देश अच्छा कैसे बने और एक आदर्श संविधान बताएंगे वैसा बताया। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें ये समान कानून नागरिक संहिता का बात हुआ है जी। और ये मार्गदर्शक क्यों किया मूलभूत अधिकारों में और इसमें क्यों नहीं रखा, तो इसकी चर्चा में बहुत समय लगेगा। ऐसे जो मुद्दे थे वो बाद में सेटल करेंगे, लेकिन ये इस दिशा में जाना है और ये काम करना है, ये समझकर घटना करने वाली समिति ने इसको मार्गदर्शक प्रिंसिपल के रूप में किया है। वो कल्पना ही ऐसी है कि ये करना है और इसलिए इसमें कोई गलत नहीं। और सभी देशों में जी एक नागरिक संहिता होती है, तो एक नागरिक संहिता होना तो गुनाह नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक विशेषता संविधान की। देखो, अपना संविधान है कि जिसने पहले ही दिन से सभी लोगों को समान मताधिकार दिए। जी। ये अडल्ट फ्रेंचाइजी का राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि वोट का अधिकार सरकार चुनने का अधिकार है, देश का भविष्य तय करने का अधिकार है। अमेरिका में भी 1960 तक 60 तक ब्लैक्स को अधिकार नहीं था। वो सबसे पुरानी संविधान है, लेकिन वहां भी महिलाओं को अधिकार बहुत देरी से मिला। हमें पहले दिन से ही सभी वर्गों को, सभी समाज को जी बिना कोई भेदभाव सबको मताधिकार मिला है। ये संविधान का महत्वपूर्ण अंग है जी। और मैं तो ये कहूंगा, यानी इसमें पार्टी की बात में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस संविधान का अगर जितना अध्ययन करोगे तो सबका साथ, ऑल शुड लिव एज इंडिया,
सबका विकास, जो जी पिछड़ गए हैं उनका भी विकास, और उसके लिए विशेष आरक्षण और बाकी सुविधाएं, सबका विश्वास, वी मस्ट बिलीव इन आवर सेल्फ, और इसलिए सब मिलकर इस संविधान को रक्षा करना है, ये उसका अपील है। और जी सबका प्रयास, इसमें हर एक के मूलभूत जैसे अधिकार है वैसे उनका कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है। जी तो ये सब, और मुझे अच्छा इतना ही लगा कि संविधान तो 1950 में बना, जी लेकिन संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। ये सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। भारत अगर आज गणतंत्र है तो इस संविधान के कारण है। और ये संविधान जब देश को समर्पित हुआ, देश ने अडॉप्ट किया, तब वो 26 नवंबर है, और 26 नवंबर को और 26 जनवरी को प्रजासत्ताक बना। लेकिन तब तक ये संविधान अडॉप्ट हुआ वो ये दिन है, और मुझे इसलिए नागरिक समाज संहिता भी जी संविधान का हिस्सा बिल्कुल है, और ये सारी फीचर्स बहुत महत्वपूर्ण है। जी श्याम सिंह जी, मैं इस मुद्दे को जी पहले मैंने इसलिए उठाया क्योंकि संविधान में जिस आर्टिकल का मैंने उल्लेख भी किया, समान नागरिक संस्था का उल्लेख है संविधान में, लेकिन इस पर आजादी के बाद से ही सवाल उठते रहे। राजनीति में यह कहीं ना कहीं मुद्दा उलझ कर रह गया। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुद्दा महिलाओं से जुड़ा है, विवाह से जुड़ा है, गोद लेने से जुड़ा है, ऐसे तमाम मुद्दे समान नागरिक संहिता में आते हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, जो अपना संविधान के अगुआ थे, जी वैसे तो संविधान को बहुत लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें सबसे अगुआ भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे। संविधान उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उसमें बहुत ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को। उसी तरह से एक ये भी फंडामेंटल राइट है कि एवरीबडी इज फ्री टू परस्यू हिज रिलीजन, हिज फेथ। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आजकल बात चलती है, तो मेरा इतना ही अलग विचार है कि जो उनके किसी भी रिलीजन के कोर रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उसको छोड़ करके बाकी चीजों पर समान नागरिक संहिता बनाई जाए। जी दुनिया में सैकड़ों चीजें बनी है। राजनीति में कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे लेजिस्लेचर का गठन हो, क्या करें, ये सब है। कैसे नौकरी में, कैसे रिजर्वेशन में, कैसे रिक्रूटमेंट में, सब जगह तो हम समान नागरिक संहिता से ऑलरेडी जुड़े हुए, सब बराबर हैं संविधान की नजर में। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ दिया जाना चाहिए। आज अगर हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है माइनॉरिटीज के फेद पर, उनके रिचुअल्स पर, उनके कोर रिलीजियस फीलिंग्स पर, उससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर आप ये कहेंगे कि उनके रिलीजन को भी, शादी ब्याह को भी, तलाक को भी, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को भी हम हिंदू धर्म के हिसाब से ही लाएं, जैसा कोशिश की जा रही है, तो कल को इसमें और आगे संशोधन करने लगेंगे जी कि नहीं, जो उनका कस्टम है, शादी करने का रीति रिवाज है, वो भी एक ही तरह से होना चाहिए। तो नहीं, देखिए, ये बात बहुत आगे तक प्रकाश जी, जाएगी, मैं आपसे बात पूछता हूं। बहुत नहीं, आगे तक बढ़ेगी। यादव जी, जी यादव जी, एक ही वाक्य कहूंगा, ये हिंदू लॉ उनको लागू करने की बात नहीं है। ये 125 देशों में सभी मजहबों के, उनके नागरिकों के लिए, और वहां मुसलमान भी है, सभी एक ही नागरिक संहिता होती है, और उसका बिना संकोच और बिना शिकायत मुसलमान पालन कर रहे हैं। यहाँ क्यों करेंगे शिकायत? देखिए, आज मुस्लिम बेटी को, एक मिनट, मुस्लिम बेटी को आज
पिता के स्टेट का हिस्सा नहीं मिलता, वो मिलना चाहिए, उसको न्याय का बात है। उसको गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, वो गोद लेगी जैसे उसका अधिकार है, तो वो उसको मिलना चाहिए। और उसको जो डाइवोर्स का लॉ है, शादी कैसे भी करे, हिंदू समाज में भी अलग अलग तरीके से शादी होती है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो तलाक, डाइवोर्स कैसे हो, तो सारे दुनिया में डाइवोर्स का एक कानून है, शारिया नहीं है। वहां सभी मॉडर्न 125 देशों की मैं लिस्ट देता हूं, और वहां मुस्लिम भी रहते हैं और सभी पालन करते हैं बिना शिकायत। जी देखिए, बात यहीं आकर के रुकती है, अटकती है जावड़ेकर साहब, कि जो लोग और देशों की आप हवाला देते हैं, तो वो उनकी सहमति से, अगर यहां भी वो रिलीजियस माइनॉरिटीज खुशी खुशी बखुशी अपनी सहमति देती है, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम कहते तो हैं कि हम हिंदू धर्म को उन पर नहीं थोप रहे हैं, नहीं, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि जिस तरह से हम अपने धर्म के रीति रिवाजों को शादी नहीं, ये नहीं है हिंदू के रीति रिवाज मुसलमान या क्रिश्चियनों पर थोपने का, ये प्रयास नहीं है। श्याम जी, ये समझना चाहिए, दुनिया में तो हिंदू केवल भारत में है, तो लेकिन अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर यूरोप में लेकर सभी जगह जी श्याम जी, कानून एक ही होता बिल्कुल श्याम सिंह जी, मुझे लगता है पैसे मिलते हैं वो एक ही तरीके से मिलते हैं। जी मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं लगता मुझको, क्योंकि संविधान में भी महिलाओं के अधिकार की बात कही गई है, और महिलाओं के अधिकार की बात कही है तो महिला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इस देश में जो भी महिला है उसको राइट्स मिलने ही चाहिए। जी देश रतन जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने जो एक प्रक्रिया आपको दी चुनाव की, हम लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया बनी, और उसमें सबको, जैसे प्रकाश जी ने बोला कि सबको चुनाव वोट डालने का अधिकार दिया पहले ही दिन से, और वो वोट डालने का अधिकार की जो प्रक्रिया है उसमें चुनाव आयोग बना, और ये जो चुनाव की सारी प्रक्रिया है दुनिया की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, और उसका लोहा सारी दुनिया मानती है। हमारे चुनाव आयोग का लोहा दुनिया मानती है, उसी के कारण हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अच्छे से सुदृढ़ हो रही है, पारदर्शी है और अच्छे से चल रही है। जी, तो लोकतंत्र यहाँ पर कायम है और हमेशा कायम रहेगा। दूसरा, जो यूसीसी का मामला जैसे आपने बोला, देखिए यहाँ पर धर्म के आधार पर तो है भी नहीं, यहाँ पर पैतृक संपत्ति में अधिकार है, भेदभाव है, बच्चे की कस्टडी की जो बात हो रही है, या आप हलाला देखें जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, या बहुविवाह देखें, बहुत सारे विवाह कर लेते हैं, तो ये महिलाओं के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसके प्रति यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, और उसी नज़रिए से इसको देखना चाहिए। इसमें हमें हिंदू मुसलमान ना देख के मानवता को देखना चाहिए, और लोगों के अधिकार का जो हनन हो रहा है और जो उनको समान अधिकार नहीं मिले हैं, यहाँ तक कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो भी कहता है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, और जितनी चीज़ें अभी आपने गिनाई उसमें महिलाओं का अपमान साफ दिखता है। जी तो इसी में मैं आगे बोलना चाहूँगा। देखिए, संविधान ने हमारे बहुत कुछ हमको दिया, चाहे हमारा आप स्पेस प्रोग्राम देख लें, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, या न्यूक्लियर प्रोग्राम देख लें, या हरित क्रांति देख लें, या मिल्क ऑपरेशन फ्लड देख लें, हम लोग बहुत आगे चलें। आज 70 साल जीने की उम्र हो गई है, एवरेज जो जीने की उम्र है, किसी समय 32 साल हुआ करती थी, 2022 में 70 साल। या हेल्थ का सेक्टर देख लें, आयुष्मान भारत की स्कीम वगैरह देख लें, तो ये हमारे संविधान के तहत ही सारी कार्रवाई हो रही हैं। और दूसरा, संविधान ने जो एक बहुत बड़ा क्षेत्राधिकार बना दिया है, पार्लियामेंट का अलग है, चुनी हुई सरकार का अलग है, और जुडिशरी का अलग है, और तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन देखा जाए तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे तो हमारा देश आगे ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन प्रकाश जी, एक मैं मौलिक बात पे आता हूं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। इस देश के संविधान में यह बात कही गई थी कि देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या इन दोनों मुद्दों पर हम
और हमारा संविधान या जो सरकारों ने काम किया कितने खरे उतरे हैं? क्या जमीन पे योजनाएं उतरी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा यानी चौथी तक थी एवरेज, आज वो 12वीं से भी आगे निकल गई, जी यहाँ तक आ गया है। तो ये अपना पहला सफलता है। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये पहली देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। और मुझे तो विश्वास है कि एक दिन ये सबके लिए हो जाएगा और सबको ये मिलने लगेगा कितना अपने देश का विकास हो रहा है और होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये बुनियादी मूल ताकत देता है आदमी को, काम करने की ऊर्जा देता है और काम करके वो राष्ट्र के संपत्ति में ऐड कर सकता है और जी खुद का भी संपत्ति अर्जन कर सकता है। तो इसीलिए समाज में देखो, अपने देश में संविधान के ऊपर हमला कब हुआ? केवल एक ही बार मूल हमला हुआ है 1975 में। और 75 में जिस तरह से सारे संविधान के अधिकार यानी संगठन करने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार भी, जी वो सब खत्म कर दिया। वहां उस समय नीरेन डे थे अटॉर्नी जनरल, उनको कोर्ट ने पूछा कि क्या आपका ये कहना है कि इन कैदियों को, बंदियों को जीने का भी अधिकार नहीं है? तो बोले हाँ, सरकार चाहेगी तो नहीं। तो इसका मतलब वो संविधान की हत्या थी। न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप आई, कहीं कुछ बोल नहीं सकते थे, कोई स्पष्ट बोल नहीं सकता था। तो जी ये जो हो गया, और भाषण नहीं कर सकते थे, राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते थे, यूनियन भी नहीं चला सकते थे। तो ये संविधान का आघात था और उसके खिलाफ मुझे जनता को बहुत बधाई देना है कि हम तो कुछ लोग, 2-3 लाख लोग तो जरूर उसमें सत्याग्रह करके, आंदोलन करके हम जेल में गए, 16-18 महीने रहे सभी लोग। लेकिन उसके बाद 50 दिन देश की जनता ने ये संविधान जिस तरह से रौंदा गया, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और संविधान की अपमान करने वालों को दूर किया जी और जनता की एक सत्ता आई। तो ये जो हमने परिवर्तन देखा, ये जनता का श्रेय है। जी बिल्कुल, आपातकाल एक काला अध्याय रहा। लेकिन श्याम सिंह जी, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य का विषय देखिए, इसलिए उठा रहा हूं कि संविधान में मैं- इसका वर्णित है शिक्षा फिर- और स्वास्थ्य का, लेकिन शिक्षा मैं और फिर स्वास्थ्य राज्यों के दायरे में है, राज्यों के अधिकार में है। जी एक चीज पर आना चाहता हूं जी कि बहुत क्षेत्र हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, नौकरी है, तमाम क्षेत्र, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ढेर सारी चीजें हैं। सब पर तो हम समान आचार संहिता से पहले से ही जुड़े हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं। अभी जावड़ेकर साहब जो कह रहे थे कि हम बहुत आगे आए हैं, बहुत कुछ पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी है। आज आप शायद उनको पब्लिक की नर्व का पता नहीं है कि हमने क्या क्या खोया है। आज देखिए, इतने वर्षों बाद जो एक हाई इनकम ग्रुप की इनकम लगातार बढ़ गई है और लो इनकम ग्रुप की इनकम बहुत घट गई है। कितनी असमानता होगी। ये इतने दिनों में हमने असमानता को बहुत बढ़ा हुआ पाया। और देखिए, समाज में जो एक पहले भाईचारे की भावना थी, मोहब्बत की भावना थी, सभी धर्म के लोग मिल करके एक साथ रहते थे, एक दूसरे के मदद करते थे। आज आप सोचिए कि आप कहां पाते हैं, ये सब आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये सब जब आप समाज के भीतर, आदमियों के भीतर
जाएंगे, बात करेंगे, तब आपको महसूस होगा। और शायद वो लोग भी महसूस करते होंगे, लेकिन ऐसा कह नहीं पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूं कि इस फ्रीडम ऑफ फेथ अपनी तरह से करने को, वो भी एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। वो बहुत थिन लाइन है, कहां तक आप घुस करके एक करेंगे, सबको समान करेंगे, कहां तक नहीं करेंगे, ये एक अलग बहस का विषय होता है। लेकिन उनकी कोर रिलीजियस फ्रीडम को टच नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। श्याम सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस देश में आम आदमी के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, राज्यों में स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है। कुछ मुद्दे राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जिसको लेकर सरकारों ने अलग अलग समय पर काम किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? राज्यों की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा सीधे सीधे राज्यों से जुड़ा मुद्दा है। बात सही है, हम बढ़े हैं, लेकिन बहुत थोड़ा बढ़े हैं, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। और हमको इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हमको कुछ ऐसा सबको मिल के सोचना चाहिए, सब पार्टियों को, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, कि इसको और कैसे बढ़ाएं। आप देखते हैं गरीबी की हालत वही है, अभी लोग बिना घर के बाहर लेटते हैं, वही है। इतने दिनों से, 50 साल से हम लोग आवास योजना चला रहे हैं। 50 जब से देश आजाद हुआ तब से उनके स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह की योजना चला रहे हैं, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए चला रहे हैं। लेकिन आप आज भी जाके देखिए तो जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, हमारे डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है, हम उसको कहाँ पा रहे हैं जी। इसको एक अलग ढंग से सोचने की जरूरत है। और मैं कहूं कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी पार्टियां देश की गरीबों के लिए, बेहतरी के लिए, संसद से लेकर के चुनाव तक लेकर के हर जगह चिल्लाती फिरती हैं। लेकिन उनके लिए मुझे तो नहीं लगता कि इस सिस्टम में कोई खास तौर से मुझे बदलाव की उम्मीद है एकाएक, ऐसा मुझे नहीं लगता। कभी कभी मैं इसको सोच करके बहुत व्यथित और बहुत विचलित हो जाता हूं कि ऐसे कितने दिन चलेगा जब देश के हर आदमी शिक्षित होगा, देश के हर आदमी को उसका स्वास्थ्य का उसकी फैसिलिटीज मिलेगी, देश का हर आदमी बेहतर ढंग से जीवन अपना गुजार सकेगा। जी। आज देखिए गरीबों और अमीरों में खाई बढ़ती जा रही है। ये क्या सिस्टम है? इसको क्यों नहीं सरकार दूर करती? जी। और सरकार क्या कर रही है, किस तरह से ये पॉलिसी लगा रही है, जी, इंप्लीमेंट कर रही है? देश रतन जी, गरीबों और अमीरों जी, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा तो है, लेकिन संविधान में महिला सशक्तिकरण का खास तौर से उल्लेख है। तमाम तरह के कानून महिलाओं की सशक्ति के लिए बनाए गए हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, जिस प्रकार की हिंसा उभर के सामने आती है? अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को जो महिला सशक्तिकरण का है? देखिए, महिला सशक्तिकरण तो होना ही चाहिए, और जहाँ पे भी अगर देखें महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, वो समाज, वो देश बहुत तेज़ी से प्रगति किया है। और उसी कारण से अगर देखें बहुत सारी योजनाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को जो एक भत्ता मिलता है या उनको छुट्टियां दी जा रही हैं, छुट्टियों की अवधि बढ़ाई गई है, और या जनधन योजना के तहत आप अकाउंट्स देखें वो महिलाओं के बहुत ज़्यादा हैं, सीधे उनके अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट चीज़ें मिल रही हैं, इससे सशक्तिकरण भी हो रहा है। हमें और भी बहुत कुछ काम करना है, ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ पा लिया है, जैसे श्याम सिंह जी ने बोला, अभी बहुत कुछ कार्य करना है। लेकिन एक हिंदुस्तान में एक ऐसा भ्रम बना दिया गया है कि सारी कर्तव्य और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसा आपने बोला, ये राज्य के अधिकार हैं, राज्य की सूची में आते हैं हमारे संविधान में, लेकिन रोजगार भी वहीं पे है। तो ये कहा जाता है कि सब कुछ केंद्र सरकार का है और उनको ही किया जाता है। दोनों के कार्य हैं, दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करने हैं, चाहे वो रोजगार हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। जी। और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण भी राज्य ने भी, कई राज्यों ने अपनी स्कीम्स के द्वारा किया हुआ है। केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, कुछ राज्य केंद्र की स्कीम नहीं लागू कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, सबसे बड़ी जो चीज़ें, देखिए
देश तभी प्रगति करेगा कि आप अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की बात भी आती है। कर्तव्य जी, अपने मौलिक कर्तव्यों का भी आप पालन करें। देखिए, मैं संविधान निर्माताओं की बहुत आदर सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे एक चूक हुई। जो उन्होंने मौलिक कर्तव्य हैं वो उन्होंने शामिल नहीं किए जब संविधान बन रहे थे। दुनिया के बहुत सारे संविधानों में मौलिक कर्तव्य थे, जैसे आप हिंसा नहीं करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, राष्ट्रीय हमारा जो तिरंगा है उसका सम्मान करेंगे। लेकिन बहुत लोग नहीं गाना चाहते, धर्म को ऊपर रखते हैं, राष्ट्र नीचे और आपका झंडा नीचे हो जाता है। आपने देखे दंगे हुए, उसमें कितनी सार्वजनिक, दिल्ली में हो या कानपुर में हो या बेंगलोर में हो, बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप हिंसा नहीं करेंगे, बड़ा साफ लिखा है। और दूसरा देखिए, इनको क्या है कि इनको कानूनी तौर पे लागू होना चाहिए। अधिकारों को तो आप लागू कानूनी तौर पे करवा सकते हैं कोर्ट में जाके, लेकिन ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा कोर्टों ने और सरकारों ने ध्यान देना शुरू किया है, कुछ कानून बन रहे हैं अब। बिल्कुल, अगर संविधान में अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्यों का भी उल्लेख है, और अधिकार के साथ हर नागरिक को कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए, जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य है। लेकिन प्रकाश जी, एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं, सामाजिक न्याय से जुड़ा पहलू है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी कहीं ना कहीं चर्चा में है, बहस में है। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि जब गरीबों को आरक्षण देने की बात होती है, इसके अलग अलग पहलू उभर के सामने आते हैं। नहीं, पहले तो हमें समझना चाहिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति, इनका आरक्षण सामाजिक एवं आर्थिक भेदभावपूर्ण जो व्यवहार उनके साथ हुआ और शैक्षिक, तीनों का पिछड़ापन ध्यान में लेकर संविधान ने बनाया है, और वो जरूरी है। और अटल जी के समय उसमें पदोन्नति में भी यह आरक्षण कायम किया गया जी। एक। दूसरा, बाद में मंडल कमीशन के बाद ओबीसी, अन्य जातियां की जो थोड़े पिछड़े हैं, लेकिन वो सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं, वो आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े थे, उनको एक न्याय मिला और इसमें एक आरक्षण हुआ। तो ये तीनों ग्रुप मिलके 50% अभी मिलता है। मोदी जी ने एक बहुत आगे की सोच करके सभी, क्योंकि यादव जी बीएसपी के, उनका भी कहना था कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो गरीब है, मूल मुद्दा गरीब के आधार पर 10% और आरक्षण दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया। तो इसका मतलब यह है कि अब एक तरह से न्याय का चक्र एक पूरा हो गया, कि दलितों को भी मिला, आदिवासियों को भी मिला, अन्य पिछड़े समाज को भी मिला, और सभी जातियों के जो आर्थिक दृष्टया गरीब लोग हैं उनको भी मिला। तो एक आरक्षण की अच्छी व्यवस्था अब बन गई है। मुझे लगता है न्याय ऐसा ही प्रस्तावित होता है, और एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ इससे खड़ा नहीं रहता। श्याम सिंह जी, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, क्योंकि कई राज्य इसकी जो सीमा है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, संविधान के अलग अलग पहलू का उल्लेख किया जाता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण दिया गया है ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और अभी हाल में 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आप देखें, आज भी जितनी आरक्षण से कवर्ड जितनी पोस्ट हैं, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की हो, लेक्चरर्स की हो, आप देखिए उसमें ओबीसी का और शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का क्या परसेंटेज है। आप एक बार नजर डालेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आरक्षण को किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कौन हैं। बिल्कुल श्याम सिंह जी, बिल्कुल श्याम सिंह जी, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा ऐसा है, इस पे जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, लेकिन मेरे पास समय सीमा है, उसकी सीमा है मेरे पास चर्चा करने के लिए। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।